सिर्फ मांझी जी का टेलीफोन ही छीना है या फिर बात करने के सारे रास्ते बंद हो गए महागठबंधन खत्म हो गया तो मतलब संवाद खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये दोनों एक ही हैं, तो फिर इस हिसाब से ये दोनों भी एक ही हैं जी। तो ये 1 2 3 3 4 सो 4 तो पांचवा कहाँ है? मांझी जी क्यों नहीं है? लेकिन राहुल तिवारी स्पष्ट तौर पे कह दिया, ये पहले शख्स थे जिन्होंने मेरे ही इंटरव्यू में बात कही थी कि जिसे रहना रहे, जिसे जाना आ जाए, तेजस्वी ही सीएम होंगे। जी। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप रातों रात देख रहे हैं। आप अपना पसंदीदा शो देख रहे हैं जहां हम पहले से ही सारी बातों को और सारी जो खबरें हैं उसको आपको दे देते हैं और ऐसी खबरें हमेशा से देते आए हैं जिसके आगे आप विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने के लिए मजबूर हो उठते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तो आज आपको समझ आ ही गया होगा। खैर, हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा हैं। हम इनसे विभिन्न तरह की राजनीतिक मसलों पर बातचीत करेंगे और आज जो है आप एक नए कलेवर में देख रहे होंगे, रात को इस शो को देख रहे होंगे। आज इन लोगों को हम लोग बिहार में वर्ल्ड टूर पर भारत लाइव कर ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी स्टूडियो में आपको पूरा वर्ल्ड टूर कराएंगे जी। और कैसे कराएंगे वो तो खैर आपको समझ में आएगा, वीडियो देखना तो बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ इस बात पे भी हम इल्म करना चाहेंगे कि मांझी जी के बारे में जो भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी वो भविष्यवाणी सही हो गई है और वो अब महागठबंधन में नहीं है। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है, मांझी महागठबंधन में थे भी नहीं। 2019 के चुनाव के बाद वो बाहर आ चुके थे। लेकिन बहुत सारी संभावनाएं बिहार की राजनीति में है जिन पर हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी आपको बता देते हैं कि कहीं ना कहीं मांझी के जाने से जहां नुकसान होना चाहिए था महागठबंधन का, वो नहीं होकर फायदा ही होगा। कैसे होगा सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है सुमन को आपसे, वो कर लें। जी बिल्कुल। हमारे संपादक नमन मिश्रा ने जैसा कि अभी ये बता रहे थे, आप हमारे वीडियो के पिछले शोज को देखेंगे भारत लाइव की यूट्यूब चैनल पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो हमारे संपादक नमन मिश्रा ने पहले ही इस बात का दावा कर दिया था कि मांझी जो है गठबंधन का हिस्सा है ही नहीं, महागठबंधन का जो है वो बिल्कुल हिस्सा नहीं है, चुनाव के बाद से ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप उन्हें मान करके चल रहे थे और ये सारी खबरें आ रही थी कि महागठबंधन से मांझी नाराज हुए, महागठबंधन से ऐसे हुआ। लेकिन हम अपनी ओर से आश्वस्त थे, हमारे संपादक आश्वस्त थे कि महागठबंधन के जो है हिस्सा मांझी भी नहीं है, पहले से ही नहीं है। और ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, एक जो होती है कि जब आप सबूत है, हमारे पास सबूत है, एक बड़ी बात है। और मीडिया जगत में शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, वर्ल्ड टूर भी हम शुरू करते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम जो सबूत की जो आपसे बात कर रहे थे कि होता क्या है कि आप जब कोई भी बात करते तो इसके पीछे सबूत की जो मैं बात कर रहा था, तो कोई भी जो प्लान होता है, चाहे आप ऑफिस की प्लान की बात को हो या कहीं की सेटअप की प्लान की बात को, जब आप घर बनाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले जो है अपने ईंट कहाँ से आएंगे इसका प्रबंध जरूर कर लेते हैं और किस तरह से आपका घर बनेगा ये भी आप प्रबंध कर लेते हैं। तो हमारे जो देखेंगे आप ऑफिस में जो एक जो विजुअल लगा हुआ है, ग्राफिक लगा हुआ है, महाभारत का लगा हुआ है। आप इस तरफ देखेंगे, हम पहले इस तरफ की बात करें तो यहाँ अगर आप देखेंगे महागठबंधन के तमाम नेताओं की जो है यहाँ तस्वीरें लगी हुई है। तो सबसे पहले इस कड़ी में जो है यहाँ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं, फिर राहुल गांधी आ रहे हैं, फिर मदन मोहन झा आ रहे हैं, मुकेश सहनी आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। अगर इनके सारे के हम परिणाम के बारे में बात करें तो हम इधर से ही शुरू करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो रालोसपा से हैं, आरएलएसपी के प्रमुख हैं। इधर बात करें मुकेश सहनी है, सन ऑफ मल्ला, वीआईपी से आ रहे हैं। इसके बाद तीसरे जो नंबर पे इस साइड से हैं मदन मोहन झा हैं, जो बिहार कांग्रेस के जो भी बात करें तो अध्यक्ष हैं। चौथे नंबर पर राहुल गांधी आ रहे हैं और पांचवें नंबर पे यहाँ लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं और छठे नंबर पे तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अगर बात करें ऐसी सीरीज की तो शायद कुछ दर्शकों को ये अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम बता दें इसलिए महाभारत के अगले तरफ इसलिए ये तेजस्वी यादव सबसे पहले इसलिए भी है क्योंकि इस बार की राजनीति में अगर आप चाहे जो भी मान लीजिए, लेकिन महागठबंधन में अगर दूसरे तरफ की बात करें तो अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो उसका प्रमुख जो है तेजस्वी यादव ही हैं और इन्हीं के कंधे पे पूरा महागठबंधन का भार है। इसलिए यहाँ जो है तेजस्वी यादव पहले हैं। और
तेजस्वी यादव के साथ हम और बातें करेंगे। हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। तो हमें ये बताइए, दूसरे स्तर पर अगर हम लालू यादव की बात करें तो लालू यादव तेजस्वी मतलब पुत्र पहले हैं, उसके बाद पिता। इससे बड़ा सवाल है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप जरा तस्वीर को दिखाइए एक बार फिर से। इन 6 लोगों की तस्वीरें देखिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं जी। चुमन थोड़ा साइड हो जाएंगे, तस्वीर दिखाइए और बताइए 1 2 3 4 5 6 ये दोनों एक ही हैं जी। तो फिर इस हिसाब से ये दोनों भी एक ही हैं जी। तो ये 1 2 3 3 4 तो 5वां कहाँ है जी? मांझी जी क्यों नहीं है यहाँ? जी बिल्कुल। और इस ग्राफिक की बात करें, पहले लगा ये जी बिल्कुल, ये 2 महीने पहले जो है भारत लाइव की टीम ने अपने ऑफिस में इस ग्राफिक्स को लगाया था। बहुत सारे सवाल भी हमारे पास इस ग्राफिक को देखने के बाद आए थे जी। भारत लाइव स्टूडियो में आपको जैसे पता होगा कि लगभग सभी पार्टी के प्रवक्ता आते रहते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस आते हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं। आपको पता ही कि भारत लाइव उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है चुनाव लड़ने को। हम डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव लड़ना उनको आसान होगा, चाहे वर्चुअल गुड्स हो, टेक्नोलॉजी नहीं हो, चाहे उसकी वजह से आपको अपने जनता तक पहुंचने में जो संभावनाएं में तकलीफ होंगी। हमारे साथ जो कंपनी जुड़ी हुई है TNGP मीडिया हाउस, वो PR लगातार करती आ रही है और वो आपको चुनाव जिताने की कहीं ना कहीं गारंटी भी ले रहे हैं। पता नहीं कैसे ले रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो है कि ऐसी लॉजिस्टिक्स आ रही है, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसकी वजह से इस बार चुनाव लड़ना नेताओं के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत सस्ती टेक्नोलॉजीज भी है और उसको लेकर आप कहीं ना कहीं संपर्क भी कर सकते हो। वो नंबर चल रहा है, एडवर्टीजमेंट है हमारे यहाँ का, चलाए आप देख लीजिए उसको भी। लेकिन वॉक थ्रू में दे दूं, वहां से आप देखना शुरू करते हैं तो मांझी जी इसमें नहीं है और 2 महीने पहले की ये तस्वीर है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक भविष्यवाणी ही थी और बड़ा रिस्क था जी। तो इस बात का उन्होंने जो जिक्र कर रहे हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा कि एक बड़ा रिस्क था खेलना, लेकिन भारत लाइव की जो भविष्यवाणी, भव से भारत और भव से भविष्य की बात करें, भारत का जो भविष्य होता है, अगर इस तरह से आप करें, भारत लाइव की बात करें, तो यहाँ जो भविष्य की बात कर रहे हैं तो मांझी यहाँ से गायब दिख रहे हैं। और ये 2 महीना पहले ही हमारी टीम ने जो है इस बात को फाइनल कर दिया था कि मांझी जो है महागठबंधन के हिस्सा तो हम लोग शुरू से ही नहीं मान रहे हैं, लेकिन मांझी जो है इसको इस महागठबंधन में जगह नहीं दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें भारत की, अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो सबसे पहले नीतीश कुमार आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरे नंबर पर अमित शाह आ रहे हैं, चौथे नंबर पर सुशील मोदी आ रहे हैं, 5वें नंबर पर रामविलास पासवान आ रहे हैं और 6ठे नंबर पे चिराग पासवान आ रहे हैं। ये भी कद इसलिए क्योंकि ये आपको हो सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पे या फिर लोकप्रियता के आधार पे आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन ऐसा क्यों है ये हम आपको बताएंगे। और इसके बाद का जो सिलसिला है इसमें हम चाहेंगे कि हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े और कौन कहाँ बैठते हैं इस डेस्क पे वो इनके बारे में बता दे। तो संपादक सर जी, देखिए थोड़ा मैं आगे कहूँगा कि राकेश आप पीछे हो जाइए। मैं बताता हूँ, ये जो डेस्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेस्क है। इस डेस्क पर बैठती हैं प्रिया, जो कि खबरों की बाजीगरी जानती हैं, जो बहुत खूबसूरती से खबरों के साथ खेल जाती हैं। अपने लेखन से उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है हमें लगभग 1 सालों से। और अब खास बात यह है कि इनके बगल में देख लीजिए आप डेस्क रखा हुआ है और ये डेस्क के सामने, मॉनिटर के सामने प्रिंटर रखा हुआ है, जो कि बहुत खराब चीज है। डेस्क नहीं दिख पाएगा, लेकिन इसको रखने के पीछे कारण है सारा डेटा बिहार की राजनीति का इसी जगह पे मौजूद है और हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं वो डेटा। बाबा के साथ बैठकर प्रिया सारी खबरें आपको लेकर आने वाली है। अलग अलग विधानसभा में क्या समीकरण है, कास्ट सिस्टम क्या है, किस आधार पर चुनाव जीतेंगे लोग, कौन प्रतिनिधि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कौन उनको टक्कर दे रहे हैं, कौन से ऐसे लोग जो अंडरडॉग है, जो पीछे से रेस में आएंगे और जीत जाएंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रिया, करते रहे काम। अभी मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी रात का समय है, मैं बता दूं आपको। आगे बढ़ते हैं। ये जो डेस्क है आप जैसा कि देख सकते हैं, एक बलून लगा हुआ है। कैमरे के पीछे जो शख्स है वो सामने भी मौजूद है। ये राकेश का डेस्क है और ये उनका सिग्नेचर हेयर बैंड है, जो कि ऑफिस में कोई भी पहन लेता है। पता नहीं चलता इससे क्या साबित क्या करना चाहते हैं राकेश, थोड़े बाल बड़े हैं उनके। और देखिए चार्जर यहाँ रखा हुआ है, मास्क फेंका हुआ है, जो कि बहुत गलत है। और ये क्या है, ये उन्होंने पानी भी पिया है और कुरकुरे भी खाया है। और इस तरह से डेस्क डांट तो पड़ेगी, लेकिन अभी कैमरा संभाल रहे हैं तो मैं सामने में ऑनलाइन कैमरा डांटूंगा नहीं। आगे बढ़ता हूं। और ये बोतल भी राकेश का ही है, ये रखा हुआ है। राकेश हमारे स्विस आर्मी नाइफ है। स्विस आर्मी नाइफ के कॉन्सेप्ट को अगर समझते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें हर टूल होता है, बर्तन खोलने से लेकर कसने तक, पेच काटने और ये औजार, आग लगाने वाला माचिस, सब कुछ होता है उसके अंदर। वो यही है, कभी कैमरे के पीछे होंगे, कभी वीडियो एडिटिंग करेंगे, कभी खबर करेंगे, कभी ब्रेकिंग करेंगे। और ये जो डेस्क है ये है हमारे आमिर जी का।
आमिर हमारे यहाँ ऐसे हमारे कोई वीडियो एडिटर नहीं है, लेकिन आमिर लगातार वीडियोस पे काम करते हैं, एक वीडियो जर्नलिस्ट है और लगभग 4 सालों से भारत लाइव के साथ अकेले शख्स हैं जो मौजूद हैं। कई लोग आए बाढ़ की पानी की तरह चले गए, लेकिन ये हमारे साथ एकदम मुस्तंद जो कहा था पेड़ उसकी तरह, उसके तने की तरह टिके हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक देखिए ग्लास यहाँ भी रखा हुआ है, मतलब आमिर जी की भी क्लास लगेगी, लेकिन कल लगेगी। और आगे बढ़ते हैं। ये जो डेस्क है, ये डेस्क है सुमन का। सुमन तुम्हारा डेस्क नहीं है? ये सुमन का डेस्क नहीं, ये सुमन का डेस्क नहीं है, पल्लवी का डेस्क है। ये पल्लवी का डेस्क है। सुमन बहुत तेजी से बात बोल निकलना चाहता था, लेकिन बता दो आपको कि सुमन क्यों भाग रहा था, वो बताता हूं। पल्लवी का डेस्क बहुत साफ सुथरा है, बुलेट वाली रिपोर्टर हमारी पल्लवी, लेकिन वो भी बहुत क्लमजी है, मैं बता दूं आपको। लेकिन आज साफ पता नहीं क्यों उसका डेस्क लग रहा है। और ये डेस्क, ये एक महान शख्सियत का डेस्क है। ये आपको जो लग रहा होगा कि ताजमहल जैसा लग रहा है। नीचे से मैं शुरू करता हूं, क्या क्या बताऊं उसके बारे में। ये देखिए, ये किस तरीके से एक कुरकुरे, दूसरा डब्बा में कुरकुरा। आगे बढ़ते हैं। ये एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स, दूसरा बोतल कोल्ड ड्रिंक्स। और आपको लग रहा होगा कि मैं सुमन सर को बदनाम करने के लिए सब कर रहा हूं, तो बताऊं ये मास्क भी उसी का है, ये मोबाइल भी उसी का है, ये कलम भी उसी की है। और ये देखिए, इसको पहचानिए, ये वही शख्स है जो अभी कैमरे के सामने था और अब नहीं है। ये सुमन सौरभ जी का डिस्क है। गाने भी देखिए सुन रहे हैं, ध्यान से मैं जूम करिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मोहम्मद रफी की आवाज, और सामने स्क्रीन पर लाजवाब एवर हैंडसम देवानंद। ये एक हमारे डेस्क का वॉक थ्रू था, मैंने बता दिया आपको। सुमन जी, बहुत गलत काम है ये, बाद में बात करेंगे इसके बारे में हम, लेकिन कुछ अच्छी कामों के बारे में बात कर ले। बिहार की इस चकाचौंध भरी राजनीति को लगभग भारत लाइव अपने तरीके से रिप्रेजेंट करती है। हम में से कोई पत्रकार नहीं है जी, हम में से कोई न खबरदार है, हम में से कोई वीडियो एडिटर नहीं है, मैं संपादक नहीं हूं, आप रिपोर्टर नहीं है, कैमरे के पीछे कैमरामैन नहीं है, वीडियो एडिटिंग करने वाला वीडियो एडिटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक चैनल की तरह हम काम कर रहे हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमें आपको सजग रखने की, आगाह रखने की, एक वॉच डॉग की तरह, समाज के एक वॉच डॉग की तरह लगातार आपको जगाए रखने की। हम उसको कंपेयर इस तरह से कर सकते हैं। आपके गली मोहल्ले में कुत्ते रहते होंगे, हम उनसे अपने आप को कंपेयर करेंगे जी। बिल्कुल। उनको आप रोटी नहीं खिलाते, उनको आप पालते नहीं है, लेकिन जब भी उस गली मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा होगा वो चिल्लाने लगते हैं जी। हम वही हैं। हम आपको याद दिलाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया बाजारीकरण खबरों का, उससे हमें चकाचौंध से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप इधर भी आकर देख सकते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल होने का प्रयास हमने किया है जी। इस प्रयास को आप कहीं से भी बाजारीकरण न समझिएगा, जैसे हम थे वैसे ही रहेंगे, उसी तरीके से आपको खबर देते रहेंगे। और इसके बारे में बहुत आप दीजिए जी। बिल्कुल। अगर इस जो पीछे जो आप एक ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आज जो है हमारे ही चैनल पे, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उस पर एक आपने शो देखा होगा पंचायत के नाम से। तो पंचायत जो है अब रेगुलर जो है आपको आता रहेगा, और पंचायत में आकर के जो बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके प्रवक्ता हो या उनके प्रमुख हो या उनके अध्यक्ष हो, आपके सामने आकर के आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। और यहां भारत लाइव के जो चक्रव्यूह है उसमें आपको फंसते हुए नजर आएंगे, उनसे हम लगातार सवाल करेंगे। अगर इसके पीछे जो है आपने जो देख रहे हैं, ये एक मंडल आर्ट है। मंडल आर्ट के भीतर जो है आप बिहार को देख रहे होंगे, तो बिहार के जितने भी लोग हैं सभी आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि जो चाहे पेंटिंग करता है या फिर डांस करता है। आर्टिस्ट जो अपने बातों से सबको प्रभावित करता है, जो अपना प्रभाव पूरे दुनिया में छोड़ता है, पूरे विश्व पे छोड़ता है, वो एक आर्टिस्ट है। और बिहार भारत लाइव की टीम मानती है कि यहां जो है आर्टिस्टों का जमावड़ा है, ये भारत लाइव आर्टिस्टों का जमावड़ा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे टीएनजीपी मीडिया के बारे में बात कर रहे थे हमारे संपादक नमन मिश्रा की, वो पीआर टीम संभालती है, चुनाव में को लेकर के आपके लिए रणनीति तय करती है और पूरा खाना बना करके आपके थाली में बस परोसती है। तो ये टीएनजीपी मीडिया हाउस करती है। भारत लाइव तो आप लगातार देख ही रहे हैं, खूटा ठोक के इससे तो बाबा से कौन परिचित नहीं होंगे। और बाबा देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा है, भारत भाग्य विधाता इनका आता है। तो ऐसी सारी चीजें जो है, इस ग्राफिक्स को जो है हमने इस ऑफिस को थोड़ा आपके हिसाब से बनाने के लिए हमने प्रयत्न किया है। इसके साथ ही हम फिर से हमारे संपादक हाथ में कुछ लेकर के खड़े हैं। अगर हम मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ इस वजह से संभव हो पाया है। ये सारी चीजें, ये सत्यता, ये पंचनामा, ये सत्य को नंगी तरीके से दिखाना, ये कड़वाहट होने के बावजूद मिठास घोले रखना, बिहारियत को जिंदा रखना, ये सब कुछ इसकी वजह से हो पाया है। पता क्यों है? ये आपका प्यार है, थम्स अप जो आप हमेशा देते रहते हैं। आपसे हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं है
हमारा व्यापारिक संबंध शायद किसी के साथ नहीं है। ना हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट्स है, ना हमें कोई स्पॉन्सर करता है, और ना हम चाहते हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर करे। हमारे जेब में हमारे पैसे हैं, हमारे मुंह में हमारी जबान है, और हमारे पेट में हमारा बनाया हुआ खाना है। हम इसे ही रहना, इसी तरीके से इस पूरे नियमावली को रखना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंगूठा दे देकर, आप लाइक दे देकर इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें वो बनाकर रखे हुए हैं जो कि हम शायद थे भी नहीं। ना तो मैं पत्रकार हूं, ना सुमन पत्रकार है। मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं तो एक इंजीनियर था। एक इंजीनियर के तौर पर मैं बिहार में आया था नौकरी खोजने, आपने मुझे पत्रकार बना दिया और ये थमा दिया। सुमन आए थे एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक फिल्मों को बनाने के, शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, और आपने इन्हें भी ये थमा दिया। लाइक गधे वाली रिपोर्ट तो आपने देखी होगी। खैर, इन सब चीजों को छोड़ते हैं, बहुत समय आपका हम लोगों ने ले लिया। आज मुद्दे की बात करते हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा कहीं ना कहीं आज दिन होगा, लेकिन उतना भी बड़ा दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें लगभग पहले ही स्पष्ट हो गई थी। ये 12वां हमारा लगता है विश्लेषण इस साल का है, जो बिल्कुल सटीक बैठा है। कोरोना को लेकर हमने कुछ भविष्यवाणी की थी, वो लगभग सही हुई थी, लेकिन अफसोस है। बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम सीधे तौर पे आते हैं, सीधे सवाल पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। आपने मांझी जी के बारे में अभी बात वॉक थ्रू करते हुए आपने बता दिया कि मांझी जी के जाने से गठबंधन जो है मजबूत हुआ है। कैसे मजबूत हुआ है? उसके पीछे कारण है। आपने मेरे इंटरव्यू को देखा होगा तो कांग्रेस ने एक बात कह दी थी कि मांझी जी थोड़े लालच की तरफ जा रहे थे, वो मोटिवेटेड थे। फर्स्ट इंस्टेंस कांग्रेस इन सभी चीजों पर रिएक्ट ऐसे कर रही थी कि हम शॉक्ड हैं, ये अजूबा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मांझी जी तो यही आरोप लगाकर आए थे हमारे साथ, महागठबंधन में जब आए थे तो उन्होंने यही आरोप लगाया था कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है एनडीए में, और जब यहाँ सम्मान मिल रहा है तो कह रहे सम्मान नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मांझी जी की क्रेडिबिलिटी पर ही कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी बात, रालोसपा बहुत डर गई है। रालोसपा के अंदरूनी सूत्र भी हमें बता रहे हैं, और तो लगभग उस पार्टी के सभी बड़े छोटे नेताओं से हमने बात कर ली है, और वो पार्टी बिल्कुल एडमेंट है, वो महागठबंधन नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। खुद एक राष्ट्र केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा आए थे, उनकी पार्टी में इसकी वजह से एक बड़ी टूट हुई। बड़ी टूट के चलते आज उनके एक भी सदन में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इस चुनाव में उन्हें बहुत कुछ साबित करना है, अपनी पार्टी बचाना है। टेलीफोन छीन गया तो इनका भी बहुत कुछ छीन सकता है, रालोसपा का भी। लेकिन ये पार्टी एडमेंट है बिहार में परिवर्तन करने के लिए, नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए बिहार से, और वो उपेंद्र कुशवाहा में और उनके सिपाहियों में दिख जाता है। चाहे माधव आनंद हो या अभिषेक झा हो, इन सभी में नीतीश को दबाने की, नीतीश को कुचलने की, नीतीश की जो भी विगत 15 सालों में कार्यनीति रही है जिसे परेशान रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई सिंचाई दवाई जो लगातार वो बोलते रहते हैं, उन सभी को लेकर बहुत परेशान है और चाहते हैं कि हमें कुछ हो ना हो, लेकिन नीतीश पहले खत्म हो जाए। और यही बात अगर हम मुकेश सहनी के पार्टी के लोगों से यही बात हमने की, उन्होंने भी यही बात कही कि हम तो सम्मान हमेशा देते आए हैं मांझी जी को, उनके लिए लड़े भी, लेकिन ये तरीका नहीं था, इस तरीके से उन्हें बाहर नहीं जाना था, और ये जाना उनको अखड़ गया उन सभी को। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मांझी जी जब चले गए हैं तो जहां रह रहे हैं वो अच्छे से रहें, सम्मान से रहें, लेकिन इससे बढ़िया उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। वो चाहते तो नीतीश कुमार जिन्होंने उनको अपमान किया उसके खिलाफ वो आवाज उठाए रख सकते थे और बुलंद रख सकते थे नीतीश कुमार के खिलाफ की राजनीति को, लेकिन उन्होंने हथियार डाल दिए, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कि जैसे ही स्वभाव उनका भी निकला। तो कहीं एक ऐसी बात तो नहीं है कि वो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे क्या लेकिन जो जमीनी स्तर पर देखे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का तो कहीं नामो निशान नहीं है। बात अगर हम करें तो रालोसपा कह रही है कि मेरी बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वीआईपी कह रही बात हो रहा है, मांझी जी ही साइडलाइन हो गए थे। मांझी जी ने, आपको पता होगा कैसे पहले राजद के खिलाफ आवाज उठाई, तेजस्वी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही, अब परिपक्व को कहा, सीएम कैंडिडेट लायक नहीं कहा, सीटों को लेकर समझौता कर दिया, और ये भी कह दिया कि लालू जी हमें फोन करके बुलाए थे, अब सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये सब। और इन सब चीजों की वजह से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली, और कांग्रेस के जब वहां पहुंचे थे, आपको याद होगा वो इंस्टेंस में बार बार याद दिलाता हूं, जब शक्ति सिंह गोहिल आए थे मिलने के लिए 8 सीट लेकर, तो उन्होंने उन्हें बेरंग लौटा दिया था। 8 सीट काफी थी इनके लिए, मैंने उस समय भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 8 सीट पर इन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए था। जिस महागठबंधन में जिस आइडियोलॉजी के तहत गए थे वो उचित था उनके लिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सारी पार्टियां खुश क्यों हैं। राजद ने कहीं ना कहीं इसके राज खोल दिया है। राहुल तिवारी ने हमसे बात करने के दौरान जो बातें कही थी उसको मैं बारीकी से समझने का प्रयास कर रहा था। मृत्युंजय तिवारी तो बहुत कुछ नहीं बोले, लेकिन राहुल तिवारी स्पष्ट तौर पर कह दिया, ये पहले शख्स थे जिन्होंने मेरे ही इंटरव्यू में बात कही थी कि जिसे रहना है रहे, जिसे जाना है जाए, तेजस्वी ही सीएम होंगे। और उसी समय कहीं ना कहीं मांझी जी को मैसेज मिल गया था। और जब मैं ये बात मैंने जाके कही थी दानिश रिजवान से कि आप वो कह रहे हैं कि जिसे रहना है रहे, जिसे जाना है, तो उन्होंने कहा था मैं तो महागठबंधन में हूं ही नहीं, तो मैं जाऊंगा कहां।
और ये उसी दिन साबित हो गया था। भले ही बिहार के बाकी चैनल थोड़े ज़्यादा नहीं ज़्यादा हमसे स्वस्थ लगते हैं, तंदुरुस्त लगते हैं, लेकिन थोड़े मानसिक कुपोषित तो हैं कुछ लोग। अब उनकी वजह से वो कह जाता है कि पूरा क्योस क्रिएट होता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने तो स्पष्ट बोल दिया था लगभग। हमारी यही साफ गोई कभी कभी हमारे लिए घातक भी हो जाती है। खैर घातक इस तरह के घाटा होने से किसी को डर भी नहीं है। हम पंचनामा करते हैं, हम महापंचायत शुरू कर रहे हैं, हम लगातार खूंटा ठोकते रहते हैं। तो बिहार की राजनीति में किला जिसका मजबूत रहता है, आपको पता है, जिसकी खूंटा उसी की भैंस भी होती है। लाठी वाली बात तब नहीं रही। और आपको मैं बता दूं अंततः जो आपने सवाल पूछा था, और दर्शक भी इच्छुक होंगे जानने का, बहुत हमने इनको बोर कर लिया आज, तो इनको बता दें, महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद लाइव में मैंने एक बात समझ ली। 60-40 का फॉर्मूला तो तय था पहले से ही, ये तो खबर हमने बता दी थी कि 60-40 में ही समावेश करना है। रालोसपा का डर बता रहा है कि रालोसपा कांग्रेस की तरफ भाग गई है और कांग्रेस के साथ ही उसका कोई समीकरण बनेगा। अब वीआईपी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कर रही है, तय है कि वीआईपी और तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अब इसी 60-40 के समीकरण को आप समझिएगा तो इसमें जेएमएम के लिए भी सीटें बच जा रही हैं 4, सीपीआई के लिए भी 3-4 सीटें बच जा रही हैं, और इसी में सपा बसपा को इंक्लूड करने का वो फॉर्मूला भी तेजस्वी यादव को मिल जा रहा है, जो मांझी जी कहीं ना कहीं प्रेशर डालकर बिगाड़ रहे थे। यानी समझ लीजिए खिचड़ी बनानी है मुझे, और मेरे पास चीनी एक्स्ट्रा एक सामग्री थी। चीनी की वजह से ये पूरा खिचड़ी मेरा कंफ्यूजन के स्टेट में था। चीनी जैसे ही बाहर गई, मिठास जैसे ही कम हुई, मेरी खिचड़ी एकदम एग्जैक्ट बन गई। यानी ये कमी नहीं है, ये किसी तरह मैं मांझी जी के बारे में भी ये नहीं बोलना चाहता कि वो उनकी कोई महत्वता ही नहीं थी इस महागठबंधन में, लेकिन जिस तरीके से श्याम रजक ने कुछ दिनों पहले ही छोड़ा था नीतीश कुमार का साथ, और फिर एक दलित नेता के तौर पे वो जा रहे हैं वहाँ, तो एक विश्वसनीयता तो थोड़ी कम होगी उनकी। क्योंकि श्याम रजक भी ऐसा कोई नहीं है कि रोड छाप नेता है, उठ के आए कहीं से। श्याम रजक भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं और उन्होंने दलित राजनीति को बिहार में जिंदा रखा। ये बात खुद मांझी जी भी मानते हैं, और इस विघटन का, मांझी जी को साथ जाने का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको नुकसान होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में भी बता दूं आपको कि नीतीश कुमार जब भी किसी को अपने साथ रखते हैं तो उनको कम से कम 1 से 1.5 साल तक क्वारंटीन करते हैं। 1-1.5 साल बाद भेंट होगा उनसे फिर, और 1 से 1.5 साल बाद वो चीज़ें जो हैं, जो लगता है मांझी जी को कि मिल जाएंगी, वो मिलेंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मांझी जी की महत्वाकांक्षा है। उन्हें लगता है कि चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है, नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग के बदले मैं किसी और को ले आ दूँ, श्याम रजक के बदले किसी और को ला दूं, एक दलित चेहरा जो कि मेरी राजनीति मजबूत करेगा। अब तो यहाँ से कसीदे पढ़ने हैं ना, अब तो मांझी को यहाँ से बड़ाई करनी है नीतीश कुमार की। नहीं करेंगे तो कहीं नहीं रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? चौथे मोर्चे में। एक अपने लिए ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म बना लिया उन्होंने कि अब वो ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में कुछ नहीं कहा सकता है। कहीं ना कहीं रालोसपा ने इस बात का भी हमें इशारा कर दिया है कि मांझी जी को मनाने के लिए माधव आनंद पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आएंगे और कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मांझी जी वापस आने वाले हैं। समीकरण यही है कि 60-40 के फॉर्मूले में अब कहीं ना कहीं एग्जैक्टपन आ गया है। मतलब वो संतुष्टता दिख रही है उस समीकरण में, जिसमें मांझी जी आवश्यक थे, इतने भी नहीं। चाय तो मैं इसको चाय के संदर्भ में समझा दूं, चाय तो हम पिएंगे ही कड़क, इलायची डालिए वरना डालिए। तो हम सीधा तौर पे एक जो अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, सीधे तौर पे हमें ये बताइए कि आज सिर्फ मांझी जी का टेलीफोन ही छीना है या फिर बात करने के सारे रास्ते बंद हो गए? महागठबंधन फोन खत्म हो गया तो मतलब संवाद खत्म हो गया। अब किससे बात कीजिएगा? ऐसे भी कोरोना काल में तो सब लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग में है, और मैं तो आरोप भी लगाया था कि ये सोशल डिस्टेंसिंग आज से नहीं थी महागठबंधन में, उसी समय हो गई थी जब 2019 में चुनाव हारे थे। देखिए, हार एक बहुत बड़ी चीज है, हार एक टीम के तौर पर आपको तोड़ देती है, और खास तौर पर तब जब कप्तान उस हार को एक्सेप्ट करे ही नहीं। तेजस्वी जी की कमी रही, तेजस्वी ने कभी हार नहीं मानी। हार इन द सेंस कि एक्नॉलेज करके हार नहीं माना, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया उस हार को कि क्यों हार हुई, उसको मंथन नहीं किया। मांझी जी को लगा कि कहीं ना कहीं सीटों के समीकरण में देरी हो गई, इसकी वजह से हार हुई, और ये सब चीजें अब नहीं होंगी। रालोसपा ने बेचैनी आपको दिखा दी, रालोसपा ने बता दिया कि सीटों का समीकरण बन रहा है, हमारे 10 में सब फाइनल हो जाएगा। 10 दिन के अंदर मैं बता दूं कि सब कुछ फाइनल होने वाला है। मैंने कहा था ना 28 तारीख से 29 तारीख के बीच में, 28 से 30 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है अगस्त, और इसी बीच में एकदम फाइनल आपको डिसीजन मिल जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि 22 तारीख मांझी जी के लिए अंतिम दिन है। मांझी जी को अल्टीमेटम मिल चुका था कि 22 तक आपको दिया जा रहा है 8 सीट ना, ये आपका है। 22 खत्म, आपको 8 सीट भी नहीं मिलेगी और कट जाएगा।
और मांझी जी ने कब डिसीजन ले लिया? 20 तारीख को। 2 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा समय नहीं लिए। अब तक मांझी ने कई अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन जैसे ही मांझी को पहला अल्टीमेटम मिला, मांझी ने डिसीजन ले लिया। और कहीं ना कहीं रालोसपा के इस सारे वीआईपी के जो मीठे बातें हैं, कांग्रेस का जो तल्ख रुख है मांझी के प्रति, और राजद तो खैर शुरू से कहते ही आई है कि मांझी लालची हैं, और मांझी जी को साथ आने का एक ही मकसद था, अपने बेटे को एमएलसी बनाना, और उन्होंने साफ स्थापित कर लिया। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, अब वो नीतीश कुमार के साथ अपनी राजनीति आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि पॉसिबली उनके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं इस राज्य के। तो हमारे संपादक नमन मिश्रा ने इस बात को साफ कर दिया कि मांझी जी के साथ जो है सिर्फ टेलीफोन का साइन नहीं छीना है, चुनाव आयोग ने उनसे नहीं छीना है, बल्कि महागठबंधन से भी जो है बातचीत का सिलसिला जो है, रास्ता जो है उसे अब खत्म कर दिया। तो अब जो है हम आगे चलते हुए इस सारी बातों को खत्म करेंगे, लेकिन खबरों का जो सिलसिला है भारत लाइव पर यूं ही जारी रहता है। खैर एक जो पार्ट आप स्टूडियो का जो है हमारा ये भी छूट गया था, तो हम चाहते हैं कि अब जब बात हो रहा है, जब मैथिली में कहते हैं कि जखन गप भ रहल छे तब बढ़िया से क्या ने है, और जखन खायला भेट रहल छे तो 56 भोग क्या ने है। तो एक जो पार्ट छूट गया था स्टूडियो का, मैं चाहूंगा कि ये भी दिखा दो कि आप जो सारी जो खबरें देखते हैं, जो ग्रीन पैनल पे देखते हैं, तो यही हमारा जो घर है। जी, चले जाते हैं विधानसभा, चले जाते हैं बाबा कहीं और गांव में बैठ जाते हैं, मैं किसी मिथिला पेंटिंग के पीछे खड़ा रहता हूँ आगे, कभी हम आपको कोई स्टेशन दिखाने लगते हैं, वो यहीं से हो पाता है। ये ग्रीन स्क्रीन है, इसी से हम सारा काम करते हैं। और देखिए मैं बता दूं आपको कि चलते चलते हम बात करते हैं, हमारे कैमरामैन आगे चले जाए आप, हम बताते चलते हैं आपको कुछ बातें जो कि बहुत जरूरी है, और ये वॉक थ्रू भी कराना एक कारण था, एक बहुत बड़ा इसमें रीजन था जी। कहीं ना कहीं हम बिहार में देख रहे हैं कि कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं वो माउथ पीस की तरह काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई यही है, सभी जानते हैं बात। और इन सब चीजों से मन व्यथित बहुत ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि बिहार में डिजिटल जर्नलिस्ट की एक फौज हो। अगर करूँगा कैमरामैन से इस साइड आप आ जाइए, कैमरामैन आप इस साइड आ जाइए। डिजिटल जर्नलिस्ट की एक फौज हो जो ऐसा कुछ करके दिखाए, जो इस तरह का कुछ अचीव करे, और इन सब अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में उन्हें ये न सोचना पड़े कि आखिर हम कैसे कर पाएंगे, कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से पैसे लेने पड़ेंगे, किसी जगह अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं कि पल में तोला, पल में माशा, पल में यहाँ रहे, पल में किसी और जगह चले जाए। हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और एक पत्रकार के तौर पर इतना ही कहूँगा, गलत हो तो माफी मांग लीजिए, सही हो तो ताल ठोक के कहिए कि आपने सही किया है। पंचनामा के सारे एपिसोड्स में मेरा मकसद यही रहता है कि जब दावे करूं, उन दावों की हकीकत आपके सामने जल्द। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये मैं कहता हूं तो उस समय मैं ही जानता हूं कि सच क्या है, और मैं उस सच के लिए बहुत सबूत नहीं प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन 10 दिन बाद जब चीजें होती हैं तो एक दर्शक के तौर पे आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझे बताइए कि नवन जी आप सही थे, आप मेरा हौसला अफजाई कीजिए। खबरें आप तक पहुंचाना एक हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, और वो भी निष्पक्षता के साथ। तो आपकी भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि आप इस चैनल को बाकी सारे चैनलों के सामने कुपोषित नहीं होने दें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आखिर सच का फायदा क्या है जब सारी दुनिया उस सच को न जाने। जी बिल्कुल। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप वीडियोस देखते हैं तो आप यूं ही नहीं रुके, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस आपसे हौसला मांग रहे हैं। और हम लोग जब तक आपका साथ है तब तक तो हम लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे और निष्पक्षता से सारी बातें पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि कई बार आपका साथ नहीं भी मिलता है, कई बार आप ये भी कह देते हैं कि नहीं आप भी माउथपीस की तरह काम कर रहे हैं, या वो शब्द यूज किया था जो कि मुझे बहुत घृणित लगता है, दलाल आप कह देते हैं कभी कभी। तो इन शब्दों से ठेस तो पहुंचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कौवे और हंस की कहानी। हंस बैठा हुआ था, हंस को तीर लग जाता है, लेकिन गलती तो कौवे की थी। लेकिन ऐसे ही कौवों को हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपोज आप करें, उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे स्थिति में लाकर खड़ा कीजिए कि हंस को पहचानने की जो क्षमता है आपकी वो भारी पड़ जाए उस पर। तो बस आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।